नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीमा सिंह। आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में। साहित्य की प्रमुख लेखिकाओं में स्थान रखने वाली कृष्णा अग्निहोत्री जी की कहानी आज सुनिए, अपने अपने कुरुक्षेत्र। कृष्णा अग्निहोत्री जी प्रमुख रूप से कहानियाँ व उपन्यास लिखती रही हैं। बाल साहित्य में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यम वर्ग की विद्रूपताओं के साथ साथ उनकी खुशियों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुखता से जगह दी है। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। कितना आनंद था उस बड़े से गांव में। पक्का 5 कमरों का बड़ा सा बाड़े वाला मकान। वहाँ मीठी नीम, केला, आम, नींबू, सहजन की खुशबू के बीच वो कुर्सी डाले सुबह का समाचार पत्र पढ़ता और पत्नी सब्जियां सुधारती रहती। सुनते हो दीपावली आ रही है, घर पुतवा लो, कुछ कपड़े वगैरह भी ले आते हैं। एकदम से भागा दौड़ी अब नहीं होती। बिट्टो, दामाद व नाती आ ही रहे हैं, बहू बेटे ने भी आने की हाँ भर दी है। कितनी मस्ती भरी रहती उस उमंग में। रिटायर्ड होकर भी सुम्मो उसे रिटायर नहीं रखती। उसके बिखरते मूड को संभालने के लिए उसने कम खर्च से कुछ पौधे और बढ़ा लिए थे। इनकी देखभाल करो तो देखो, घर आंगन में फली सब्जी की ताजगी का मज़ा ही कुछ और है। और वे मुस्कुराते हुए खुरपी उठा लेते। शाम ढलते ही वे अपने कुछ मित्रों के यहाँ खिलखिलाने के पश्चात सामने वाले मंदिर में जा बैठते और भगवती को सिर झुका पोते की शैतानियों के स्मरण में शाम भुला देते। विकास जी की पत्नी आस्थावादी रहीं। उनके छोटे से घरेलू मंदिर में दुर्गा, शंकर, गणेश स्थापित थे। उसके बाद नातू व बिट्टो की प्रत्येक मुद्रा के चित्र टंगे थे। अपने पोते व नातू को ले वो अत्यधिक संवेदनशील थीं। उनके लिखे भेजे छोटे से पन्ने को भी वो कई बार चूम चाट कर सहेज देती। विकास जी भी उसके साथ हवा की तरह हल्के हो साथ साथ बहते। परिवार में जब सबकी टैक्सियाँ रुकती और पोते व नाती हाथ बढ़ाकर सुम्मो को थामते तो वो पूरी की पूरी भीग जाती। दोनों को छाती से चिपटाए अंदर ले आती। वो तो जैसे कल्पना ही में सोच लेती कि अब उसके बेटे बेटी कहाँ किस जगह तक आ गए होंगे, पहुँच रहे हैं, और पहुँच पर तो वो समूची शक्ति से भाग दौड़ में व्यस्त हो जाती। स्वयं को घसीटती, सब्जी मार्केट से ताज़ी व सबकी पसंद की सब्जी खरीदने में पूरे हफ्ते व्यस्त रहती। मुनगे की फली, कच्चा केला, अरबी के पत्तों की तलाश से कभी कभी विकास खींच जाता। सुम्मो, बेमौसम की बरसात तो तुम ही चाहती हो। नहीं जी, आजकल सभी कुछ मिलता है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बेटी को मुनगा पसंद है, बेटे को अरबी के पत्ते। और गुड्डी, लड्डू और कच्चे केले के चिप्स है ना? हाँ हाँ ठीक है। पूरी गर्मी तुमने कटहल व आम के अचार की तैयारी में बिता दी, आलू व साबूदाना की चकली बनाई, अब ये सब। सुम्मो, तुम थकती नहीं? अरे सारी ज़िंदगी यही सब करती रहोगी क्या? जब ज़िंदगी है तो उसके अंगों का संचालन भी तो होना चाहिए ना। सुम्मो को इसकी चिंता न रहती कि उसके बच्चे उसके लिए क्या करते हैं। बस दीपावली आते ही सबके लिए नए कपड़े खरीदने के लिए वो मारी मारी दिन दिन भर सेल में घूमती। वो इस भागा दौड़ी में ये भी भूल गई कि समय की रफ्तार ने कहाँ कैसा नया प्रारूप खड़ा कर दिया है। 2 साल पहले की तो बात है कि सब आ गए थे। सुम्मो ने विकास जी का हाथ कमर से हटाया व सूरज के आंख खोलने से पहले जाकर अच्छा दूध लेने के लिए शनह से दरवाज़ा खोलकर बाहर ठंड में सिकुड़ती बाल्टी लिए खड़ी थी। विकास उसकी चिंता करते ही रहे। क्या ये उम्र अब भी सबके लिए खटने की ही है? सब सो रहे हैं और सुम्मो को अच्छी गाढ़ी खीर बनाने की चिंता सता रही है। अपने बच्चों की आराम खटिया बनाए रखने के लिए उसे अभी भी अपना होश ही नहीं है। उसने चाय के साथ गर्म पकौड़े परोसे तो पोते ने मुंह सिकोड़ा। दादी, सुबह सुबह हम तली चीज़ें पसंद नहीं करते। लंच पर खीर व कचौड़ियाँ आज यूं ही पड़ी रहीं। बेटी ने मुंह बिचकाया। मम्मी, मुझे शक्कर नहीं खाना, वैसे भी मेरा वजन बढ़ रहा है। बेटे, दामाद ने टोका। आज तो ठीक है, पर शाम तो हम बाहर ही डिनर लेंगे। हतबुद्धि सी सुम्मो ने रात पैरों के दर्द से छटपटाते हुए पति से पूछा, सुनो जी, अब मैं कल भोजन में क्या बनाऊं? सुम्मो के लाए वस्त्रों का तो बच्चों ने रटकर मखौल इतना बना दिया कि वो रुआसी हो गई। उस पर बेटी ने गरम गरम चेंका, माँ अभी तक कंजूसी बनी हुई है, ना जाने कितने ओल्ड फैशन के कपड़े किसी कबाड़े से खरीद लाई।
पूरे 15 दिनों के बाद बड़े हुए बच्चे इस घोंसले से उड़ गए, पर उनके चेहरों पर पूर्व सा बिछोह का दर्द नहीं था। प्रथम बार सुम्मो ने कुछ आश्चर्य से पति के कंधों पर झुर्रियाँ आते अपने चेहरे को टिका पूछा, क्यों जी, क्या हम ही परिवार को प्यार देते रहेंगे? उनका कोई भी दायित्व तो हमारे लिए नहीं? सुम्मो, बच्चे बड़े हो गए, उनकी इच्छाएं परिवर्तित हो रही हैं, उनकी चाहत उड़ रही है, वे हमारे प्यार से ही अब संतुष्ट नहीं। मैंने तो सारा कुछ उनके लिए खर्च कर दिया। हाँ, पर उनका रहन सहन तो पूर्व सा नहीं रहा। मैं माँ तो पूर्व सी ही हूँ, मेरी भावनाओं की इतनी खुली अवहेलना तो नहीं करनी थी। छोड़ो ये सब। और विकास ने पत्नी को गले से लगा डटकर उसके शरीर को चूमा और वे दोनों एक हो सब ओर से मुड़ अपने आप ही में खो गए। सुम्मो चाहे कितनी भी थकी मांदी हो, पति को शयन सुख देने में अभी तक थकती नहीं। उसने विकास की इस कमजोरी से सदा संतोषजनक समझौता किया है। इसलिए जब ऑफिस की एक क्लर्क विकास पर मर मिटी तो भी वे न चाहकर भी उससे कट गए, क्योंकि सुम्मो में तो कोई कमी न थी। विकास तो बच्चों की व्यस्तता टाल गए, पर सुम्मो नहीं टाल पाई। उसे वही पूर्व सी उनसे अपेक्षा थी। देखो तो, इतने दिन हो गए इन्होंने पत्र नहीं डाला, एक फ़ोन ही कर देते। उन्हें पता है कि इतने इतने दिनों तक उनकी खबर न आने से मैं कितनी चिंतित हो जाती हूँ। हृदय की बातों पर तर्क हावी नहीं होते। अपने परिवार की उपेक्षा को सुम्मो ने सहजता से ग्रहण नहीं किया और उपेक्षित हो चल बसी। विकास ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसे अपनी पत्नी के बिना भी शेष उम्र बितानी पड़ेगी। पूरा घर उसके लिए शमशान हो गया। दिन कटता ही नहीं था। सुबह बिस्तर देर तक न छोड़ने पर कोई उसे लताड़ता नहीं, न ही गर्म चाय मिलती। पुरानी काम वाली बाई 10 बजे आकर सफाई के बाद बेस्वाद भोजन बनाकर थाली सहित मेज पर रख जाती है। जिंदगी विकास के लिए सुम्मो के साथ की सुनहरी हरीलाल नहीं, अपितु ठिठुरती ठंड सी बदमजा हो गई। जिंदगी की इस मध्यम रोशनी में वो डरा सहमा घबराया सा हो गया। पूरे समय एक अनिश्चितता उसके सांसों में जुड़ने लगी। सुम्मो के कहने से उसने एक कमरे का छोटा फ्लैट उस महानगर में बुक कर दिया था, जहाँ उसके बेटे बेटी भी रहते हैं। इसकी अंतिम किश्त सुम्मो के मरने के बाद ही पूरी हुई। बहुत कुछ सोचा था कि बच्चे गृह प्रवेश की तैयारी करेंगे और सुम्मो वहाँ रुकेगी, परंतु बच्चों को इतना समय भी नहीं था कि संपूर्णता का भी निरीक्षण कर पाते। इतना ही उत्तम हुआ कि सुम्मो ही 2 दिन को विकास के साथ इस फ्लैट में प्रवेश की रस्म निभा गई। उसने बच्चों की मनस्थित देख एक पंडित से पूछकर स्वयं ही मंत्रोच्चार किए, आम का बंधनवार बांधा, गणेश पूजन पश्चात गृह प्रवेश। उसे भारी धक्का तब पहुंचा जब उसके बेटे व बेटी ने उसे कुछ नहीं दिया, बस प्रसाद की मिठाई खा अपरिचितों से वहाँ से चलते बने। बहू ने मुझे व तुम्हें शगुन का एक जोड़ा तक नहीं दिया जी। यद्यपि विकास ने उसी शाम सुम्मो को एक चंदेरी साड़ी दिलवाई, बढ़िया डोसा भी खिलाया, पर वो फीकी उदासी से मुक्त नहीं हो पाई थी। इसी फ्लैट में वो अपना कुछ सामान ले आ बसा, क्योंकि उसे बेटे व बेटी ने भी फ़ोन पर यही कहा, आपका फ्लैट साफ़ करवाकर हमने पानी दूध का बंदोबस्त कर दिया है, अब आपको हमारे ही नगर में रहना चाहिए। अकेलेपन की सीलन व घुटन की छटपटाहट से मुक्त होने विकास यहाँ इसलिए आ गया कि इतना बड़ा परिवार है, कम से कम उसकी शामें तो अपनों के बीच बीतेंगी, और अब जो सूरज उगेगा उसकी किरणें चमकीली सी खिड़की पर दस्तक देंगी। जिस दिन वो फ्लैट में आया, उसके बेटे के साथ एक लंबी सांवली बड़ी बड़ी आँखों वाली लड़की थी। पापा, ये है विजय लक्ष्मी, मेरे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है, आपको कुछ भी काम पड़े तो ये संभाल देगी, आपके घर के पास ही रहती है। विजया की आंखें एकदम ताजे बने लंबे डोसे सी आकर्षक थीं। विकास जी ने उस कम उम्र की लड़की पर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर विजया स्वयं ही दूसरे दिन बाजार से सामान ला रसोई घर में धंस गई। उस दिन शाम को उसने चाय व साथ में पकौड़े बनाए। वे दोनों खा ही रहे थे कि बेटा अनु अचानक आ गया और हंसी खुशी में लिपटी वो शाम एकदम मीठे शक्करपारे सी हो गई। चलो विजया, रास्ते में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनु के साथ मारुति में वो चली गई। बहुधा ये पुनरावृत्ति होती, पर विकास के भोले व भावुक मन में कोई विचार नहीं आया। सुम्मो हमेशा विकास को चेतावनी देती थी, देखती हूँ बुढ़ापा आने पर दुनिया को समझने की चौकस दृष्टि तुम में नहीं आई। विकास को आश्चर्य उस शाम हुआ जब विजया ने उसे चाय का प्याला थमा कर कहा,
आप क्या इस बात पर विश्वास करेंगे कि कोई 30-35 वर्ष की लड़की 60 वर्ष के व्यक्ति को प्यार कर सकती है? हाँ, है तो असंभव, पर जीवन में कुछ भी होने की कोई सीमा तो होती नहीं, सो अनहोनी भी होती ही है। बस एकाएक विजया ने दरवाज़ा बंद किया और उछल कर विकास को पकड़ पागलों सी चूमने लगी। आप तो बूढ़े हैं ही नहीं, कितने सुंदर हैं। छोड़ो छोड़ो, क्या करती हो, मेरी बेटी के समान हो तुम। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। और विजया ने स्वयं ही विकास को अपनी जवान पहल से इतना उत्तेजित कर दिया कि उनके अंग बुद्धि के नाना करते हुए भी विजया से तालमेल बैठाने लगे। विकास तो जैसे आकाश में लटक गए। पल भर में सुम्मों से लेकर तो नाती पोते का ध्यान उन्हें डराने लगा। समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ ही कैसे। आप बहुत आकर्षक हैं, मुझे तो आपकी आयु का एहसास ही नहीं हुआ। पर तुमने ये सब मुझसे क्यों किया? तुम्हें क्या जवान जिस्मों की कमी है? कमी नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पाया। आपको देखा, देखते ही हो गया। अब इस सब की सफाई कुछ नहीं, जो हो गया सो हो ही गया। अब ये सब मत दोहराना। सोच लेना कि न तुमने कुछ खोया न मैंने कुछ पाया। मेरे बेटे को पता लगा तो मेरा क्या मुँह रहेगा? आत्महत्या ही करनी पड़ेगी मुझे। विकास अब भी किसी मोह जाल में नहीं फंसना चाहते थे, लेकिन विजया दूसरे दिन लगभग 8 बजे रात्रि में आ धमकी। विकास चहलकदमी के बाद नहा धो कुर्ता पजामा पहने भोजन कर्म करने ही जा रहे थे कि उसने उनके हाथ से थाली छीन ली और गले में बाहें डाल दी। क्या करती है लड़की? क्यों मेरी ज़िंदगी को खिलवाड़ बना रही है? जो निभ नहीं सकता, जिसमें कोई सामंजस्य नहीं, उसे बढ़ाने में लाभ भी नहीं है। लाभ हानि छोड़ो और क्षणों में मस्त रहना सीखो। विजया ने पुनः विकास जी को युवा बना दिया। आज वे कुछ कम झुंझलाए और कुछ अधिक हिचक से बाहर आ गए। स्वयं ही उनकी बाहें विजया को बांधने के लिए व्यग्र होने लगीं। उन्होंने उसके घने बालों में अंगुली धंसाई। लड़की, तुझे क्या मिलेगा? मेरे पास ना रुपया है, ना कोई बड़ा पद, न मैं इतना जवान हूँ कि तुझसे शादी कर सकूँ। तब तू मुझे क्यों अपने पास घसीट रही है? मुझे आप पसंद हो और ये कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा कि मेरा व आपका कोई गलत रिश्ता हो सकता है। इसलिए अपनी दबी ख्वाहिशें यदि हम पूरी कर रहे हैं तो इसमें घसीटने की क्या बात है? किसी जवान को पसंद करवाओ, उससे शादी की उम्मीद करो, शादी ना होने पर मातम मनाओ, पूरे समय गर्भ ठहरने के डर से घबराओ, सुरक्षित जगह के लिए होटलों में मारे मारे फिरो और पकड़ जाने पर जूते खाओ। इस सब से मुक्त रहकर आपके साथ जो आनंद मिलता है वह टेंशन रहित होता है। अब आप क्या दावे से कह सकते हैं कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता? मैं पत्नी व्रता रहा, इधर 3-4 साल से इस सब पर ध्यान नहीं दिया और ना ही देने का प्रश्न था। तब भी विजया का चेहरा नटखटी से भरा था। बहुत उल्लास से, शायद एक असंभव सी चढ़ाई चढ़ने में विकास ना जाने कैसे सहमत हो गया। विजया आते ही टीवी पर फिल्मी गाने प्रारंभ कर घर को ठीक ठाक करती। सारे संकल्पों, संयम पर लगे तालों पर इतनी कोमल चोटों से प्रहार करती कि वो तड़ तड़ खुल ही जाते। विकास 2 माह में ही अपनी उम्र भूल गए और सांझ होते हुए उतावले होने लगते। यह भी सच था कि उनकी संतप्त शिराओं में प्यार तन कर फट जाने की स्थिति में आता था। वो केवल एक सीमित क्षणों की तलाश में रहती और उसके बाद लौट जाने को आतुर हो उठती। इधर विकास उसके सानिध्य को पा लेने के लिए व्यग्र रहते, पर वो मशीनी ढंग से सब निपटा कर लौट जाती। एक चट्टान विजया के लिए चकनाचूर हो बालू बन रही थी, पर विजया चट्टान को तोड़कर भी अडिग खड़ी थी। इसी तरह 6 माह बीत गए तो विकास जी ने सोचा गांव जाकर अपने घर की सुधि ले लें ताकि उसकी अस्मिता न टूटे। उन्होंने अनुरोध से विजया को समझाया, चलो मेरे साथ वहीं थोड़ा घूमेंगे। नहीं नहीं, मैं अनु जी से क्या कहूँगी। आप तो मुझे चाबी देते जाएं, मैं यहाँ की देखभाल करती रहूँगी। आपको शायद बताना भूल गई कि वर्ष पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति नहीं रहे। वे अनु जी के मित्र थे, इसीलिए उनके ऑफिस में काम मिल गया। घर में कोई नहीं? सब हैं, पर क्या उन सबसे सबकी तो पूर्ति नहीं मिलती है। अपने घर आए तो सुम्मों की तस्वीर के पास देर तक वे खड़े पश्चाताप की मुद्रा अपनाने का प्रयत्न करने लगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुम्मों की स्मृति तो आई, पर जो कुछ हुआ उसे दोहराने की इच्छा ने उन्हें इतना बेकल कर दिया कि वे सब कुछ सही संवार 4 दिनों में ही लौट पड़े। विजया के लिए शहद, मूंगफली और केले की बड़ी सी फलक संजोए पूरे समय तक एक थरथराहट से कंपित हो रहे थे। सामान उतार ऑटो वाले को जब पेमेंट कर वे मुड़े
तो उन्हें अनु आता दिखाई दिया। पिता को देख को प्रसन्न होने की मुद्रा अपनाता बोला, आप आ गए, अच्छा हुआ, मैं कुछ केले घर ले जाता हूँ, अभी ऑफिस जाना है, कल मिलता हूँ। विकास ने सोचा कि बेटा शायद पिता को ढूंढता आया है और ताला देखकर लौट पड़ा है, पर उनका फ्लैट खुला था और विजया रसोई घर में गिलास धो रही थी। हल्की बियर की खुशबू से रसोई घर भरा था, पर विकास को इस सब से क्या लेना देना था। वे तो सब पटक विजया को समेटने के लिए आगे बढ़े, पर उसका चेहरा तो एकदम निर्विकार, स्पंदन रहित हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं, रात सोई नहीं थी इसलिए थकी हूँ। अपनी उम्र के लिहाज से वे अपने अंदर संकोच में लिपट गए। विजया मेज पर पराठे सजाने लगी। तब विकास का ध्यान भुने चनों व मूंगफली पर गया और उन्होंने आहिस्ते से पूछा, अनु कैसे आया था, कब आया, क्या उसने भोजन नहीं खाया? आपको पूछते हुए आए थे, मैं तो घर की सफाई कर रही थी, थोड़ा ऑफिस की चर्चा से देर हो गई, सो ऑमलेट व पराठे मैंने तैयार कर दिए। अच्छा किया, विकास ने अपने ही को धिक्कारा। निरर्थक ही बुरा विचार वे क्यों पालें? विजया व अनु तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, अच्छे परिचितों में तो स्नेह होता ही है। उन्हें ज्ञात है कि जिंदगी सुनहरा सपना नहीं, ना ही हरी घास है, पर वे अपने नीचे की कठोर धरती के कंकरीले अनुभव से भी अपरिचित नहीं थे। उनके अंदर खौफ की सीलन ठिठुरने व छटपटाने लगी। बूढ़ा होता विकास ऐसा तो नहीं था कि बूढ़े होते अपने जिस्म की थकान को वो नहीं नाप सकता था। वो इतना उतावला भी नहीं था कि बाहर निकल छोटी उम्र की लड़कियों से इश्क का जायज़ा लेता। अपनी सीमा पहचान कर समाज परिवार द्वारा पारित वो इस प्रस्ताव को समझता था कि बूढ़े बूढ़ियों को कभी भी शरीर सुख की खोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा अंधकार है। धर्म संस्कृति के संविधानों में जकड़ उसे अपने सुखों की योजनाओं हेतु निराहार रहकर तापसी जीवन ही जीना है। मंदिर ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाकर ही उसे सर्वविदित मोक्ष मिल सकता है। उसे तो सारी नैतिक सीमाओं में धंस कर ही सफल जीवन यात्रा करने का अधिकार है। सादा भोजन, सादे वस्त्र व भजन सत्संग के बाद और कुछ इच्छाओं पर उसका सोच निरर्थक है। उसे तो विजया की इस बदलती भूमिका से भी समझौता करना ही था। विजया उसके फूले उदास मुंह को ताक 2 पल सीधे उसे ताकती और ठहाका लगाती। क्यों नाराज होते हो? जानते तो हो कि मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। 2 माह बाद ही उसे अपने शहर से पत्र मिला कि उसे हाउस टैक्स भरने आना चाहिए। वो एकदम चल पड़ा। विजया ने इस बार उसे जल्दी लौटने की चेतावनी न दे कहा, आराम से आइएगा, यहाँ की चिंता न करें। उसके इस वाक्य से विकास अंधकार में डूब गया, पर घर पुताने, टैक्स भरकर लॉन की घास आदि साफ करने में उसे 15 दिन लगे। ना चाहने पर भी उस दिन लौटने में उसे रात 12 बज गए। थके कदमों से जब वो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो अनु बाहर आ रहा था। विजया अंदर नाइटी पहने कप प्लेट धो रही थी। विकास तो इतने घबरा गए कि बाहर दौड़ आए। कुछ पलों में ही विजया नाटकीय ढंग से बाहर आई। अंदर चलिए ना, वो तो मैं यहीं सोना चाहती थी। अनु जी तो ड्रिंक के कारण बैठ गए, मेरे हाथ में तो कोका कोला था। आप तो जानते हैं उन्हें उनके घर में ड्रिंक्स की मनाही है। हाँ हाँ हाँ, विकास जी का मुंह किसी दबाव में जकड़ गया। अंदर ही अंदर एक प्रश्न गूंजा, ये लड़की कहीं अनु के साथ, बाप बेटे दोनों के साथ? उनका पूरा शरीर आत्मग्लानि की झंझनाहट से झंझाने लगा। ना वे बैठ पा रहे थे, ना लेट, ना खड़े हो सकते थे। तुम कहीं मेरे बेटे को तो ऐसा भी तो कहें कि कहीं मेरा बेटा तो। यदि उसने ऐसा प्रयत्न किया भी तो तुम्हें विरोध करना था, वो तो हमारे इस संबंध से अवगत नहीं। सच्चाई तो यही है कि अनु व मैं बहुत समय से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर वे विवाहित हैं। उनकी सीमा को तोड़ने का मेरा कोई विचार भी नहीं रहा, पर वे अब स्वयं अपनी परिधियों से बाहर आने को व्यग्र हैं। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? अनु की पत्नी कितनी सुशील है, अपने दोनों बच्चों को अनु कितना प्यार करता है। जानती हूँ। आपकी बहू को तो मेरे लिए छोड़ भी दें, पर बच्चों की माँ को कैसे छोड़ें, यही बात हमारे बीच खलल बनी है। क्यों, मेरी बहू में क्या दोष है? विकास का चेहरा क्रुद्ध था। पहले हाथ मुंह धोकर गर्म कॉफ़ी का सेवन करें, तब भी तो बात हो सकती है ना? विजया ने क्रोधित विकास से नम्र स्वर में कहा। जब प्यार बेटे से करती हो तो मेरे साथ ही मजाक जारी रखने की अब क्या आवश्यकता है? कॉफ़ी का प्याला थामे विकास कुछ दूर खिसके। आपको लगता है कि ये मजाक है? विजया ने विकास को चारों ओर से घेर लिया। सरसराता द्वंद्व,
ईर्ष्या की तेज आंधी अब तेज ठंडी हवा की साए साए में कम होने लगी। इन दुर्लभ क्षणों में वे ये सब विश्लेषित नहीं कर पा रहे थे कि प्यार क्या है, और प्यार व भावनाओं से शून्य में भी ये सुख, तृप्ति व शांति क्यों है। प्यार का अब कोई शाश्वत भाव उन दोनों के बीच है या नहीं, ये प्रश्न अब वे स्मरण नहीं करते। तुम अब अनु के जीवन से हट जाओ, बख्श दो मेरे बेटे को। विकास ने दोनों हाथ जोड़ नाटकीय ढंग से आंसू गिरा दिए। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, पर परिस्थितियाँ ही विचित्र बनती जा रही हैं। कोई भी भाव अपने अंदर कब कैसे रच बस जाता है, हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं। विकास ने रुष्ट होने का निरर्थक प्रयास किया। न ढूंढने पर भी न जाने कब विजया ने उनके मन में अपने कई छोटे छोटे प्यारे चित्र भर दिए थे। अब वे अपने हृदय को भींचकर उन चित्रों को खोना नहीं चाहते। वे घर के प्रत्येक कोने में विजया को देखने के अभ्यस्त हो चुके थे। अपनी पूरी उम्र में प्यार की संभावनाओं का ऐसा द्वार नहीं खुला जहां उन्होंने सारी सुबह शाम किसी तरुणाई को पाने के लिए कसक का अनुभव किया हो। अनु के जन्मदिन पर विकास उल्लसित हो सोने की अंगूठी व जलेबियों के उपहार के साथ जब पहुँचे तो विजया सुर्ख रंग की साड़ी पहने फूलों को गुलदस्ते में सजा रही थी। तुम यहाँ इतनी सुबह? क्यों, अपने बॉस को तो उनके पिए ने ही सर्वप्रथम विश करना चाहिए। पर आज विकास ने अनु व विजया के व्यवहार में पनीली मधुरता का आदान प्रदान देखा। अजीब सी खंडित मनस्थिति में उन्होंने बहू को अंदर बुलाकर कहा, इस लड़की को अनु से दूर रखो, वरना तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। लेकिन उसी शाम बिना पिता से कहे अनु, बहू, विजया व बच्चे शहर से बाहर पिकनिक के लिए चले गए। विकास दंग थे कि बहू ने उनकी चेतावनी पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इससे बड़ी त्रासदी तब हुई जब विजया ने उनके पास आना एकाएक पूरी तरह बंद कर दिया। वर्ष भर में विकास ने अपनी पूरी भावनाओं को अभिव्यक्त कर विजया को जता दिया था कि वे अब उसके बिना नहीं रह सकते। इस स्नेह सिक्त अनुबंध में विश्वास ही था, क्योंकि पूरा वर्ष सुबह दोपहर शाम विकास ने विजया की शर्तों पर जिया। जैसा कहा खाया, उसकी इच्छानुसार पहना और पूरा खर्चा उसके हाथों से होने दिया। दूसरे दिन अनु के जाते ही वे जब बहू को पुनः समझाने पहुँचे तो बहू ने तल्ख स्वर में खदबदाते पानी से शब्द उन पर फेंक दिए। वाह बाबूजी, जब विजया रात बेरात आपकी सेवा करती रही, मेवे मिष्ठान के लड्डू व बढ़िया भोजन आप वर्ष भर खाते रहे, तब तो बहुत अच्छी लड़की थी, है ना? याद कीजिए, कुछ समय पहले ही आपने स्वीकारा था कि विजया आपकी अच्छी देखभाल करती है। यदि वह अब हमारी मदद करती है तो आपको बुरा क्यों लगता है? उसकी हमारी पारिवारिक मित्रता है, वो मेरे बच्चों की देखरेख करती है, पूरे घरेलू कार्यों में मेरा हाथ बटाती है। उसे आपके पास जाने का समय नहीं मिल पाता। आप तो अकेली जान हैं, कोई भी बाई लगा लें। कम से कम इतने स्वार्थी तो न बने कि अपने स्वार्थ के कारण उसे बदनाम भी करें। जब आपके बेटे के साथ विजया काम करती है तो देर सवेर उसे घर तक छोड़ना भी तो इनका दायित्व है। विकास निरुत्तर हो गए। बदलती स्थितियां उनके विपरीत थीं। वे कैसे बेटे से कहें कि विजया से उनके वर्ष भर से सारे संबंध हैं, ताकि वो एक विनाशकारी संस्कार को जन्म न दे। पर बेटे से तो कुछ कह न सके, तो उन्होंने विजया से ही कहा, मेरे साथ तो तुमने खिलवाड़ किया है। मुझे सीढ़ी बनाकर तुम मेरे बेटे के पास पहुंच गई हो, पर क्या बाप के बाद बेटे से ये खेल खेलते समय तुम्हें तनिक पश्चाताप नहीं? क्या तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कहाँ ले जाकर पटका है? तुम जो कुछ कर रही हो वो एकदम गलत है। इस तरह के संबंधों को ना धर्म ना नीति कोई भी समर्थन नहीं देते। इससे पारिवारिक अनुशासन बिगड़ता है और आपसी रिश्तों में दरारें आती हैं। ये दरारें समझाइश की मिट्टी से पूरी की जा सकती हैं। वैसे स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों का निर्णय उनका अपना निजी है। उससे ना तो धर्म पर ठेस पहुंचती है, ना नीति की ऋचाएँ व इबारतें बदलती हैं। ये सब अचानक या अकस्मात अनजाने में नहीं घटित हुआ। ये सब तुमने अपने स्वार्थवश योजनाबद्ध किया है। मुझे उपयोग की वस्तु माना है। किसी सजीव को निर्जीव सोचना मानवीयता नहीं। द्रौपदी ने 5 भाइयों से संबंध निभाए, मैं क्या बाप बेटे से नहीं निभा सकती? छी, क्यों कुतर्क करती हो? द्रौपदी का वो स्वयं का निर्णय नहीं था। उस पर भाइयों की बात अलग है। पिता पुत्र के रिश्ते में अंतर है। जो कुछ मैंने किया उसका मेरे पास कोई स्पष्ट कारण नहीं। जब कोई पुरुष माँ बेटी से एक साथ संबंध रख सकता है तो मैं क्यों नहीं आप व अनु को निभा सकती?
विकृति से नियम या सभ्यता नहीं बनती विजया। यदि तुम्हें मेरे बेटे से ही सुख लूटना था तो मेरे साथ ये खिलवाड़ क्यों था? उस समय अनु जी मेरे ओर इतना नहीं बढ़े थे, परंतु मैं तो आज भी आप दोनों से अपना संबंध निभा सकती हूँ। आप ही धर्म संकट में जकड़े हैं, पाप पुण्य के चक्कर में फंसे करहा रहे हैं। विजया के चेहरे पर पूर्व सी लालसा खिलने लगी थी। अब तो तुम्हें अनु के जवान जिस्म से सब मिल रहा है ना? नहीं, वो बटा हुआ इंसान है, उसका रुझान उसके परिवार पर अधिक है। आप तो पूरी तरह मेरे हैं। वैसे आप मुझसे जो सुख पाते हैं लेते रहें, उससे धर्म कहीं खंडित नहीं होगा। तुम्हें संपूर्णता की चाहत है, दूसरों के सम्मान व सुख की चिंता नहीं। किसी दिन बहू को पता लगा तो? जो सुख आपकी बहू आपके बेटे को नहीं दे सकी वही संतुष्टि मैं देती हूँ। सुख ढूंढने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कई रास्तों से गुजरना पड़ता है विकास जी, और ये सब दोहरा कर मैं जब अपनी अंतरात्मा के प्रति निर्वस्त हुआ तो क्या ग्लानि क्षोभ मुझे जीने देंगे? मैंने तो ऐसे सुखों की तलाश में कभी भी गुमराह होने की इच्छा तक नहीं रखी। सोच लीजिए, खूब विचार कर लीजिए, विजया ने उत्तर दिया। विकास रात भर करवटें बदलते रहे। वे यहाँ नहीं रहेंगे। आंखों के सामने सब कुछ घटते हुए नहीं सह सकेंगे। उन्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए। और विकास गांव लौट आए। उन्होंने पत्नी की तस्वीर के सामने आंसू गिराए। नित्य मंदिर जाना प्रारंभ किया। घंटों सत्संग में बैठकर मन की शांति ढूंढी और सादा भोजन, व्रत, उपवास रखकर संयम धारण करने का उपक्रम प्रारंभ रखा। 2-3 माह तो कठिनाई से बिता दिए, पर पुनः वर्ष भर की संतुष्टि स्मृति में विघ्न डालने लगी। तनिक खाली रहे मन में विजया खड़ी होती और वे उस धोखेबाज से मुंह चुरा भजन गाने लगते। शनैः शनैः विकास अपने अकेलेपन की खाल में दुबकने लगे। कभी कभार उन्हें बहू बेटे की उपेक्षा सताने लगती और आंखें छलछला उठती, पर पुनः वे दैनिक चर्या में व्यस्त हो जाते। सितंबर की उजली शाम अचानक विजया उनके घर अटैची लिए आ गई। जब मंदिर से लौटे तो वो बंद दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी पैर हिला रही थी। उसे देख विकास का चेहरा पीला पड़ गया। न खुशी न रोष। तुम अब क्यों आई? अनु जी पास ही दौरे पर आए हैं। उनके साथ 4 दिन तक रेस्ट हाउस में थी। आज आपका जन्मदिन है। अनु जी ने लिफाफा भिजवाया है। बेटे ने उन्हें एक पत्र तक नहीं लिखा था, न उनके जीने मरने की चिंता ही की थी। उपेक्षित विकास सन्यासी बनकर सबसे दूर अंतिम दिनों को बिताने की चेष्टा कर रहे थे। बेटा स्वयं नहीं आया? नहीं, वे तो रुपया भिजवा रहे थे, पर मैंने ही यहाँ आने की पहल की। बहुत दुबले हो गए हैं आप। चलिए आज मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। विजया का स्वर नरम था। तुम्हारे कारण मैं परिवार से बिछुड़ गया। मेरा बेटा पराया सा है। अब मुझे मूर्ख बनाने क्यों आई हो? ये सत्य है कि मैंने जो चाहा अनु जी से मिल गया है। मेरा प्रमोशन हो गया, तनख्वाह बढ़ गई, उनके साथ बिना रुकावट घूम सकती हूँ। लेकिन अनु जी थके मांदे अपनी पत्नी से जब अतृप्त होते हैं तब मुझे ढूंढते हैं। उन्हें मात्र मेरा शरीर चाहिए होता है। सीधा सा लेन देन है। यद्यपि इस लेन देन का प्रारंभ तो प्यार के आवरण ही में होता है। आपने तो कभी मुझसे कोई सौदा नहीं किया, दिया ही दिया है। जब चाहा मैंने तब स्वयं को निर्द्वंद सौंपा है। मेरा अभाव आपको खलता है। अनु जी को केवल विशेष समय मेरा स्मरण होता है। आपके पास मेरी प्राथमिकता है, वहाँ मैं द्वितीय श्रेणी में हूँ। पर महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी चढ़ने में कुछ तो मुझे खोना ही था, क्योंकि उसकी और शरीर की आग इतनी तेज होती है कि उसमें खाक होते समय न नीति वाक्य स्मरण रहते हैं, न धर्म श्लोक। तृप्ति व प्राप्ति का सुख ही प्रखर होता है। मैंने आपको अकेला नहीं करना चाहा। उस समय आपके साथ बीते क्षणों का महत्व भी पूर्ण तृप्ति व प्राप्ति से था। न वो गलत था और न ही ये गलत है। वो भी सच था, ये भी सच है। यदि आपके बेटे ने आपको भुलाया है तो ये उसकी अपनी कमजोरी है। मैंने तो ऐसा नहीं चाहा। आपने ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा था उनसे कि वे आपको इस तरह विस्मृत कर दें। अब किस सच को खोजने आई हो? विकास का स्वर कड़वा था। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। विजया ने आहिस्ते से दरवाज़ा बंद किया और अपना सिर विकास के सीने से टिका दिया। बच्चा बहुत नाराज़ है, कुछ तो उसे चाहिए ही। क्या करती हो? क्यों ऐसा कर रही हो? नहीं, दूर हटो। जैसे सख्त शब्दों को बोलते बोलते भी विकास की आवाज़ धीरे धीरे मंदी हो गई। नीति, धर्म, पाप, पुण्य सब विस्मृत कर वे विजया को पाने के लिए आतुर थे।
बेबस विकास की आंखें आंसुओं से भरी थीं और वे अब भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने कुरुक्षेत्र में हारे या जीते, क्योंकि अनायास ही उनके दोनों हाथ विजया को अपने पास खींच रहे थे। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री जी की लिखी हुई कहानी अपने अपने कुरुक्षेत्र। धर्म और नीति के अंतर्द्वंद में फंसे हुए एक व्यक्ति की कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। और मेरा तो अनुरोध आपसे हमेशा रहता है कि अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए आप कहानी सुन रहे हैं तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं तब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।